तो मूवी की शुरुआत होती है और हम कॉस्टिगन नाम के एक प्रीस्ट को देखते हैं जो कि डरावने सपने की वजह से अचानक से उठ जाते हैं। अब कॉस्टिगन यहाँ पर उठने के बाद में ये देखते हैं कि उनके टेबल पर जो उनकी फ्रेंड कैथरीन की फोटो लगी हुई होती है उसमें कैथरीन का फेस खुद ही जल जाता है। अब कॉस्टिगन यहाँ पर जल्दी से फोटो के फ्रेम को निकालते हैं और आग को बुझा देते हैं। फिर कॉस्टिगन अपने ड्रॉर को खोलकर कैथरीन की उन फोटोज को निकालते हैं जो कि पहले भी जल चुकी होती हैं और इससे हमको ये पता चलता है कि कैथरीन की फोटो के साथ में ये सुपर नेचुरल इवेंट पहली बार नहीं हुआ है। फिर कॉस्टिगन सभी फोटोज को जमीन पर रखते हैं और देखते हैं कि सभी फोटोज में जो जलने के निशान है वो एक साथ मिलकर एक सिंबल बना रहे हैं जिसको सिकल कहा जाता है और ये कैथरीन के लिए एक बुरा संकेत हो सकता है। इसके बाद में हम कैथरीन और उसके कलीग बेन को देखते हैं जो कि चिले के एक चर्च में आए होते हैं। कैथरीन को इन्फॉर्मेशन मिली होती है कि हाल ही में यहाँ के लोकल लोगों की आस्था एक चर्च के पादरी की कब्र में काफी बढ़ गई है जो कि 40 साल पहले मर चुके हैं और लोगों का ये मानना है कि जब से वो लोग पादरी की कब्र पर पूजा कर रहे हैं उनकी मुरादें पूरी होनी शुरू हो गई हैं, जिससे कि वहाँ पर और भी ढेर सारे आस्तिक लोग आने लगे हैं। अब कैथरीन चर्च के अंदर जाती है और ये देखती है कि 40 साल कब्र में रहने के बावजूद भी पादरी की जो बॉडी होती है वो बहुत ही अच्छी कंडीशन में है और लोग पादरी की स्किन पर लगे हुए एक अननोन लिक्विड को चाट रहे होते हैं इस उम्मीद में कि इससे उनकी तबीयत ठीक हो जाएगी। अब इसके बाद में कैथरीन ये नोटिस करती है कि हाल ही में आए भूकंप की वजह से चर्च की सीवेज लाइन के अंदर दरारें आ गई हैं और उन दरारों में से कुछ निकलता हुआ उनको महसूस होता है। फिर कैथरीन और बेन चर्च के सीवेज लाइन के अंदर जाते हैं और देखते हैं कि वहाँ पर ब्लड जैसा कुछ जमीन पर गिरा हुआ है और उसे ट्रेस करते करते वो दोनों एक सीक्रेट चेंबर तक पहुंच जाते हैं जहाँ पर दो आदमी चुपके से एक बहुत ही टॉक्सिक केमिकल को ठिकाने लगा रहे थे। अब इसके बाद में सीन शिफ्ट होता है और हम कैथरीन को एक कॉलेज में लेक्चर देते हुए देखते हैं और कैथरीन यहाँ पर बच्चों को यही बता रही होती है कि किस तरह से चिले के एक चर्च के अंदर एक कंपनी का टॉक्सिक वेस्ट मटेरियल लीक होकर चर्च के सीवेज सिस्टम में आ गया था और इसका रिजल्ट ये हुआ कि उस केमिकल वेस्ट के अंदर से जो फ्यूम्स निकल रहे थे उसने पादरी की बॉडी को प्रिजर्व कर दिया था और लोगों को ये लगा कि ये कोई चमत्कार है, यानी कि पादरी की बॉडी के ऊपर जो वो लिक्विड टाइप का था वो कोई केमिकल वेस्ट यहाँ पर था जिसको लोग चाट रहे थे। अब यहाँ पर चमत्कारों का तो मुझे पता नहीं, लेकिन उनकी तबीयत जरूर खराब हो गई होगी। खैर अब कैथरीन ये बताती है कि यहाँ पर दुनिया के कई देशों में ये आम बात है क्योंकि वहाँ पर बड़ी बड़ी कंपनीज अपने टॉक्सिक वेस्ट को चुपके से डंप कर देती हैं और कोई भी अनहोनी होने पर उसे ईश्वर की मर्जी मान लिया जाता है। अब लेक्चर के बाद में हम कैथरीन को अपने ऑफिस में देखते हैं और तभी उसे फादर कॉस्टिगन का कॉल आता है। कॉस्टिगन कैथरीन को वो सब बताते हैं जो भी उनके साथ में पिछली रात को हुआ था, यानी कि वो फोटो का जलना, मगर कैथरीन उन पर विश्वास नहीं करती और कॉल को कट कर देती है। अब यहाँ पर मैं आपको बता दूं कि कैथरीन भी पहले एक आस्तिक थी और यहाँ पर वो चर्च का पार्ट हुआ करती थी, लेकिन एक बार चर्च की तरफ से वो एक भला काम करने के चक्कर में अपनी फैमिली के साथ में सूडान के एक कबीले के पास में गई थी जहाँ पर उसके पति और बेटी को मारकर ईश्वर को चढ़ावा चढ़ा दिया गया था इस उम्मीद में कि कबीले के यहाँ पर बरसात हो जाए। लेकिन उसके बाद में हुआ ये कि कैथरीन ने ईश्वर पर विश्वास करना छोड़ दिया और अब वो किसी भी सुपर नेचुरल इवेंट वाली बात पर विश्वास नहीं करती और सभी चीजों को साइंटिफिक तरह से देखती है और यही रीजन है कि वो चर्च के अंदर इन सब चीजों पर इन्वेस्टिगेशन कर रही थी, यानी कि यहाँ पर वो ऐसे ही हवा में तीर नहीं चला रही थी, वो ईश्वर से जुड़े हुए हर उस चमत्कार को साइंटिफिक तरह से प्रूव करना चाहती थी। खैर अब यहाँ पर सीन शिफ्ट हो जाता है और हम देखते हैं कि कैथरीन से डग नाम का एक आदमी मिलने आता है जो कि हेवन नाम के एक टाउन से आया होता है। डग कैथरीन को ये बताता है कि उसके टाउन की नदी का पानी 3 दिन पहले चमत्कारी रूप से लाल हो गया है। अब इस चीज को सुनकर कैथरीन ये कहती है कि तो इसमें कौन सी बड़ी बात है, इसके तो कई सारे रीजंस हो सकते हैं। फिर डग ये बताता है कि 3 दिन पहले लॉरेन नाम की एक लड़की ने अपने भाई ब्रॉडी को नदी किनारे मार दिया था जिसके चलते नदी का पानी लाल हो गया। कैथरीन ये कहती है कि ये सब बकवास बातें हैं, ऐसा पॉसिबल ही नहीं है। तो डग ये कहता है कि वो जानता है इसलिए वो उसकी मदद चाहता है और इस बात को प्रूव करना चाहता है कि वो लड़की कोई शैतान नहीं है, वरना टाउन के लोग उस 12 साल की बच्ची को शैतान समझकर मार डालेंगे। अब इस बात को सुनकर यहाँ पर कैथरीन काफी इमोशनल हो जाती है और वो इन्वेस्टिगेशन के लिए राजी भी हो जाती है। अब कैथरीन और बेन हेवन टाउन जाते हैं और ये देखते हैं कि नदी का पानी वाकई में लाल हो चुका है, जैसे कि उसमें ढेर सारा खून मिलाया गया हो। इस इंसिडेंट के कारण नदी की मछलियां भी मर रही होती हैं और फिर कैथरीन नदी के पानी का सैंपल ले लेती है ताकि उसको टेस्ट के लिए भेजा जा सके। अब कैथरीन और बेन नदी की इन्वेस्टिगेशन करने लगते हैं और अलग अलग एरिया में जाकर छानबीन करते हैं। अब तभी कैथरीन को वो लड़की लॉरेन दिखाई देती है जिस पर इन सभी सुपर नेचुरल इवेंट्स का इल्जाम लगाया गया है। लॉरेन भागते वक्त एक बार गलती से कैथरीन को छू लेती है और उसके छूते ही कैथरीन को एक फ्लैशबैक दिखाया जाता है जिसके अंदर वो एक खंजर का वार देखती है और फिर लॉरेन को नदी में खड़ा हुआ देखती है, यानी कि जिस वक्त उस नदी का पानी लाल हो रहा था। अब जब कैथरीन होश में आती है तो वो लॉरेन को पकड़ने की कोशिश करती है मगर नहीं पकड़ पाती और दूसरी तरफ जब बेन नदी में छानबीन कर ही रहा होता है कि तभी उसके ऊपर मरे हुए मेंढकों की बरसात होने लगती है जो कि देखने में बाइबल की एक कथा से मेल खाता है जिसके बारे में हम एंड में बात करेंगे। अब ये सारी बातें बेन कैथरीन को बताता है और ये कहता है कि यहाँ पर सब कुछ वैसा ही हो रहा है जैसा बाइबल में एक्सोडस के टाइम 10 आपदाओं के बारे में बताया गया है। पहले पानी लाल हुआ, फिर मछलियां मरी और फिर मेंढक मरे और इसके बाद अभी 7 और बाकी हैं। लेकिन कैथरीन ये कहती है कि ऐसा
कुछ भी नहीं है। मछलियाँ और मेंढक इसलिए मरे क्योंकि पानी का पीएच लेवल बढ़ गया था। और इस बात के बाद में वो सब वहाँ से डक के घर चले जाते हैं, जो कि काफी ज्यादा बड़ा होता है, यानी कि वहाँ के नॉर्मल घरों से काफी ज्यादा बड़ा। अब यहाँ से मूवी में हम 2 और एक्सोडस इवेंट्स फास्ट होते देखते हैं, जिसमें पहले तो पके हुए खाने में कीड़े पड़ जाते हैं और फिर नजदीक के पशुपालन वाले फार्म के अंदर वहाँ पर जितने भी जानवर होते हैं वो मरने लगते हैं। अब बेन फिर से कैथरीन को ये कहता है कि बाइबल में जो लिखा है वो सच है, 10 में से 5 घटनाएं यहाँ पर घट चुकी हैं और अभी भी टाइम है कि हम यहाँ से निकल लें। लेकिन कैथरीन फिर से बाइबल में लिखी हुई बात को नकार देती है और बेन को सभी 10 सुपरनैचुरल इवेंट्स के साइंटिफिक रीजंस देकर ये कहती है कि अंधविश्वास पर विश्वास करना छोड़ दो। अब तभी कैथरीन अपने कमरे में होती है और बाहर बेहद तेज आंधी चल रही होती है और इस आंधी में भी कैथरीन ये नोटिस करती है कि डग घर के बैकयार्ड में कुछ कर रहा है। फिर कैथरीन उसके पास में जाती है और ये देखती है कि डग अपनी वाइफ की कब्र पर उससे बात कर रहा होता है और तब कैथरीन भी उसको ज्वाइन करती है और ड्रिंक करते हुए वो दोनों अपने मरे हुए करीबों के बारे में बात करने लगते हैं, जिससे कैथरीन डग की तरफ थोड़ा सा आकर्षित हो जाती है। मगर जब डग कैथरीन को किस करने आगे बढ़ता है तो वो पीछे हट जाती है। अब इसके बाद में हम एक छोटा सा सीन देखते हैं जिसमें डग और कैथरीन इंटीमेट हो रहे होते हैं, लेकिन कुछ देर के बाद में कैथरीन की आंख खुल जाती है और उसे ये लगता है कि ये सब कोई सपना था। खैर अब अगली सुबह हम ये देखते हैं कि डग और बेन एक साथ में बेन की रिसर्च को देख रहे होते हैं और इस रिसर्च में ये रिवील होता है कि जो भी पशु पक्षी, मेंढक और मछलियों के सैंपल्स लिए गए थे उनमें किसी तरह की बीमारी या फिर कोई भी वायरस नहीं मिला और इस वजह से ये पता नहीं चल पा रहा है कि आखिर उन सबकी मौत हुई क्यों। दूसरी तरफ हम ये देखते हैं कि कैथरीन लॉरेन के घर पर जाती है और वहाँ पर घर की छानबीन करने लगती है कि तभी वहाँ पर लॉरेन आ जाती है। कैथरीन यहाँ पर लॉरेन को देखती है और नोटिस करती है कि लॉरेन यहाँ पर प्यूबर्टी में है और तब वो लॉरेन को प्यार से कहती है कि बाहर चलो, मैं इस ब्लड को साफ कर देती हूँ। और जब कैथरीन कपड़ा गीला करके जैसे ही ब्लड साफ करने जाती है कि तभी कैथरीन को फिर से एक फ्लैशबैक आता है और उसे लॉरेन और उसके भाई यानी कि ब्रॉडी के कत्ल का धुंधला सा सीन नजर आता है। और ये सब देखने के बाद में जब कैथरीन होश में आती है तो उसके पास में लॉरेन नहीं होती और तभी वहाँ पर एंट्री होती है लॉरेन की मदर की। लॉरेन की मदर कैथरीन से ये कहती है कि क्या तुम मेरी बेटी को मारने आई हो? कैथरीन ये कहती है कि नहीं, मैं तो बस उसकी मदद करना चाहती हूँ। तो लॉरेन की मदर ये कहती है कि इसका कोई भी फायदा नहीं है, लॉरेन को मारने में ही फायदा है, तुम ही देखो उसने सब कुछ बर्बाद कर दिया है। अब इस बातचीत से परे दूसरी तरफ हम टाउन में देखते हैं कि सुपरनैचुरल इवेंट्स बढ़ते जा रहे होते हैं और इसी दौरान बच्चों के सर में ढेर सारी जुएं पड़ जाती हैं, जिसके चलते सभी बच्चों के बालों को ट्रिम करना पड़ता है, चाहे वो लड़का हो या फिर लड़की। अब टाउन वालों को बेन और कैथरीन से कोई भी साइंटिफिक जवाब नहीं मिलता, जिसकी वजह से वो मन बना लेते हैं कि अब वो जंगल में जाकर लॉरेन को मार डालेंगे। और तब बेन और कैथरीन लॉरेन के भाई ब्रॉडी की डेड बॉडी को देखने जाते हैं ताकि उन्हें कुछ और पता चल सके। और जब वो ब्रॉडी की बॉडी को देखते हैं तो शॉक्ड हो जाते हैं, क्योंकि ब्रॉडी की बॉडी बिल्कुल सूख चुकी होती है और नेचुरली बॉडी को इस तरह से बनने में कम से कम 20 साल लगते हैं। फिर कैथरीन यहाँ पर बॉडी को पलट कर देखती है तो उसके शरीर पर यानी कि पीठ पर वही सिंबल दिखाया जाता है जिसको हमने मूवी की स्टार्टिंग में देखा था, यानी कि जिसके बारे में यहाँ पर फादर कॉस्टिगन ने कैथरीन को जानकारी दी थी। अब इसी दौरान नदी के पानी का भी टेस्ट रिजल्ट आ जाता है और रिजल्ट को देखकर कैथरीन को बिलीव हो जाता है कि यहाँ पर जो भी चीजें चल रही हैं वो वाकई में सुपरनैचुरल हैं, क्योंकि वहाँ पर वो पानी नहीं था बल्कि वो ब्लड था। और तब कैथरीन यहाँ पर उस सिंबल के बारे में फादर कॉस्टिगन से बात करती है। कॉस्टिगन ये बताते हैं कि ये जो सिंबल है वो एक भविष्यवाणी का हिस्सा है जो कि जीसस क्राइस्ट के जन्म से पहले की गई थी और इस सिंबल का इस्तेमाल एक कल्ट ग्रुप करता है जो कि शैतान को दोबारा धरती पर उतारना चाहता है, यानी कि एक सैटानिक कल्ट। इस भविष्यवाणी के अनुसार किसी परिवार का जो पहला लड़का होगा उसे इस सिंबल से ब्रांड किया जाएगा और उसे छोड़ दिया जाएगा आगे प्रजनन करने के लिए। फिर परिवार में जो आगे के बच्चे होंगे उन्हें शैतान को बलि के रूप में चढ़ाया जाएगा, यानी कि जो ऐसे कल्ट का हिस्सा है उनके परिवार के अंदर जो पहला बच्चा होगा उसे शैतान को भेंट नहीं चढ़ाया जाएगा, उसी परिवार का जो दूसरा बच्चा होगा उसे शैतान को भेंट के रूप में चढ़ा दिया जाएगा, यानी कि इसको सेलेक्टिव ब्रीडिंग कहा जा सकता है। खैर इसके बारे में और भी डिटेल में आगे बात होगी तो वीडियो को एंड तक देखते रहना, काफी इंटरेस्टिंग कॉन्सेप्ट है। खैर अब यहाँ पर कैथरीन काफी कंफ्यूज्ड हो जाती है कि लॉरेन का भाई तो मर चुका है, इसलिए वो किसी के साथ में प्रजनन करके एक शैतान को जन्म नहीं दे सकता और लॉरेन भी अभी जिंदा है, तो इस हिसाब से शैतान को धरती पर लाने की प्लानिंग फेल हो चुकी है। अब बातचीत करके कंक्लूजन ये निकलता है कि शायद अब बच्चा लॉरेन की गर्भ से आएगा, इसलिए शैतानी ताकतें लॉरेन को बचा रही हैं। और तभी कॉस्टिगन कैथरीन से ये कहते हैं कि तुम्हें लॉरेन को मारना होगा, तभी इस प्लेग से छुटकारा मिल सकता है, क्योंकि यहाँ पर कैथरीन कोई और नहीं बल्कि एक एंजल है या फिर एक मैसेंजर ऑफ गॉड, ऐसा यहाँ पर फादर कॉस्टिगन का मानना था। अब इसके तुरंत बाद ही डग यहाँ पर फादर कॉस्टिगन के घर के बाहर आता है और वहाँ पर आग लगा देता है, जिससे उनकी जान चली जाती है ताकि वो कोई और इन्फॉर्मेशन यहाँ पर लीक ना कर सके। खैर अब आगे हम ये देखते हैं कि टाउन वाले और कैथरीन लॉरेन को मारने के लिए उसके घर पर पहुंच जाते हैं। अब नीचे यहाँ पर कैथरीन को एक सैक्रिफाइसिंग प्लेस मिलती है और वही सिंबल मिलता है जो कि मूवी की स्टार्टिंग में दिखाया गया था। अब तभी यहाँ पर कैथरीन लॉरेन की मदर को देखती है जो कि उससे ये बोलती है कि लॉरेन को वही कंट्रोल करता है और वो वही करती है जो कि वो उससे करने के लिए कहता है। इस बात को यहाँ पर कैथरीन इतना समझ नहीं पाती और ये कहते कहते ही यहाँ पर लॉरेन की मदर सुसाइड कर लेती है, जिसके तुरंत बाद ही यहाँ पर लॉरेन आ जाती है और कैथरीन खुद को छुपा लेती है। अब सभी लोग लॉरेन को मारने की कोशिश करते हैं, मगर अब यहाँ पर हम लॉरेन की असली शक्तियों को देख पाते हैं जो कि एक पल में ही वहाँ पर अरबों की तादाद में टिड्डियों यानी कि लोकस्ट को बुला लेती है और फिर उनसे वो सभी टाउन वालों को मार देती है। अब टिड्डियों से बचने के लिए
कैथरीन यहाँ पर लॉरेन के घर में छुप जाती है और बेन एक क्रिप्ट में छुप जाता है। अब बेन को यहाँ पर क्रिप्ट में सैकड़ों की तादाद में बच्चों के कंकाल मिलते हैं और उसे समझ में आ जाता है कि ऐसा कैसे हो सकता है। बेन ये सब बातें कैथरीन को कॉल पर बता ही रहा होता है कि तभी बेन पर पीछे से कोई अटैक कर देता है और उसको मार देता है। अब बेन की चीख सुनकर कैथरीन घर से निकलकर क्रिप्ट में आती है और बेन की डेड बॉडी को देखकर दुखी हो जाती है। फिर यहाँ पर एंट्री होती है डग की और वो कैथरीन को उकसाता है कि ये सब लॉरेन कर रही है और अब उसे कैसे भी करके रोका जाना चाहिए। कैथरीन ये कहती है कि लॉरेन मुझ पर भरोसा करती है और अब मैं ही उसको रोकूंगी, तुम बस यहीं पर रुककर इंतजार करो। अब ये कहकर कैथरीन क्रिप्ट से बाहर चली जाती है लॉरेन को मारने के लिए, मगर जब कैथरीन का सामना लॉरेन से होता है तो देखते ही देखते दिन रात में बदल जाता है और आसमान से यहाँ पर बिजली गिरने लगती है और बहुत सारे आग के गोले बरसते हैं। अब कैथरीन यहाँ पर लॉरेन के पास में प्यार से जाती है और खंजर निकालकर जैसे ही वो उसको मारने वाली होती है तभी फिर से कैथरीन फ्लैशबैक में चली जाती है, मगर इस बार वो पूरा सीन देखती है कि किस तरह से डग और टाउन वाले मिलकर लॉरेन की बलि चढ़ाने वाले थे कि तभी लॉरेन अपने आप को छुड़ाकर वहाँ से भाग जाती है और फिर उसका भाई ब्रॉडी उसका पीछा करते हुए नदी किनारे आ जाता है और लॉरेन के सीने में खंजर घुसा देता है, मगर लॉरेन को यहाँ पर कुछ भी नहीं होता। लॉरेन का जो घाव होता है वो तुरंत ही भर जाता है और उसका भाई सूख कर मारा जाता है। और दोस्तों अब यहाँ पर खुलते हैं असली पत्ते। हमको ये पता चलता है कि लॉरेन असल में एक एंजल है या फिर एक मैसेंजर ऑफ गॉड है और यहाँ पर वो कोई भी शैतान या फिर शैतान की पूजक नहीं है। और सबसे खास बात यह है कि उसको कोई भी शैतान या फिर शैतान का पूजक नहीं मार सकता, इसलिए डग ने कैथरीन को चुना क्योंकि कैथरीन कभी एक सच्ची आस्तिक थी और वही एक एंजल को मार सकती है। सो बेसिकली ये पूरा टाउन जो था वो एक सैटानिक कल्ट का हिस्सा था, जहाँ पर मुझे लगता है कि डग जो है वो यहाँ पर उनका लीडर है और ये जितने भी प्लेग्स यहाँ पर आ रहे थे वो इसलिए ही यहाँ पर थे क्योंकि यहाँ पर गॉड सभी सैटानिक कल्ट फॉलोअर्स का खात्मा करना चाहते हैं ताकि डेविल धरती पर ना आ पाए। अब ये सब जानने के बाद में कैथरीन खंजर फेंक देती है और तब डग वहाँ पर आकर कैथरीन को भड़काने लगता है और उसे याद दिलाता है कि किस तरह उसकी बेटी और पति को मार दिया गया था, मगर ईश्वर ने उनके लिए कुछ भी नहीं किया। बेसिकली वो कैथरीन को अपनी तरफ आने के लिए कह रहा था, यानी कि सैटानिक कल्ट को ज्वाइन करने के लिए बोल रहा था, लेकिन कैथरीन ये कहती है कि उन्हें ईश्वर ने नहीं मारा था, वो बस कुछ सन की और अंधविश्वासियों का काम था। ये कहते ही डग खंजर उठाकर कैथरीन के गले पर रख देता है और कैथरीन से ये कहता है कि लॉरेन को ये सब रोकने के लिए कहो। कैथरीन यहाँ पर लॉरेन से ये कहती है कि ऐसा तुम्हें कुछ भी करने की जरूरत नहीं है, ये सब ईश्वर की मर्जी है। और देखते ही देखते आसमान से आग के गोले नीचे गिरने लगते हैं जिसमें सभी टाउन के वो लोग मर जाते हैं जो कि शैतान के पूजक थे, यानी कि यहाँ पर डग भी मारा जाता है। अब इस हादसे के बाद में कैथरीन लॉरेन को लेकर अपने घर जाने लगती है और वो लॉरेन से ये कहती है कि अब हम साथ रहेंगे। फिर लॉरेन यहाँ पर कैथरीन से ये कहती है कि क्या ये बच्चा भी हमारे साथ रहेगा। कैथरीन ये पूछती है कि कौन सा बच्चा। फिर लॉरेन ये बताती है कि जो कि तुम्हारे पेट में है। अब यहाँ पर कैथरीन को डग के साथ का वो इंटरकोर्स याद आता है, यानी कि वो कोई सपना नहीं था, वो बिल्कुल रियल था। असल में वहाँ पर डग ने कैथरीन के ड्रिंक में ड्रग्स मिला दिए थे और यहाँ पर अब उसको एहसास होता है कि वो प्रेग्नेंट है। फिर कैथरीन कॉस्टिगन की बातों को याद करती है और उसने ये बताया था कि ये शैतान के पूजक पहले बच्चे को जिंदा रखते हैं प्रजनन करने के लिए और डग भी एक अकेली पीढ़ी का ही लड़का था, जिससे कि कंफर्म हो जाता है कि कैथरीन के पेट में जो बच्चा है वो बड़ा होकर एक शैतान बनेगा, क्योंकि इन लोगों का ये मानना था कि अगर दूसरे बच्चे की बलि दी जाती है तो कभी ना कभी ऐसा जरूर होगा कि जो दूसरा बच्चा होगा वो रीबॉर्न होगा, जिसकी आंखें जो होंगी वो डेविल की होंगी, यानी कि वो डेविल का बच्चा होगा। और वो इसी के साथ में ये मूवी यहीं पर खत्म हो जाती है। तो दोस्तों ये थी द रीपिंग मूवी की कहानी। उम्मीद करता हूँ कि आपको ये मूवी पसंद आई होगी। 2007 के हिसाब से ये काफी अच्छी मूवी है और उसका कॉन्सेप्ट भी काफी डिफरेंट है। यहाँ पर प्रॉफिट मोसेस और इजिप्ट के फेरो की जो कहानी है उसको यहाँ पर लिंक करा गया है, यानी कि बाइबल के अंदर जितने भी 10 प्लेग्स मेंशन है उन सभी को यहाँ पर लिंक करा गया है, जिसके अंदर सैटानिक कल्ट, एंजल्स और जितनी भी चीजें हैं उसका तड़का लगाया गया है। अब ये जो कल्ट के लोग थे वो ये करते थे कि अपनी फैमिली के अंदर जो फर्स्ट बॉर्न चाइल्ड होता था उसको कुछ भी नहीं करते थे, लेकिन जो दूसरा बच्चा हुआ करता था वो जैसे ही प्यूबर्टी स्टेज में पहुंचता था उसको डेविल को सैक्रिफाइस कर दिया जाता था, जिससे कि पहले बच्चे को यहाँ पर शक्तियां मिलती थी और यहाँ पर दूसरे बच्चे को बेवजह सैक्रिफाइस नहीं करते थे। इनका ये मानना था कि ऐसा करने से कभी ना कभी ऐसा जरूर होगा जब यहाँ पर जो दूसरा बच्चा होगा उसका पुनर्जन्म होगा जो कि डेविल का बच्चा होगा, यानी कि जो उसकी आंखें होंगी वो डेविल की होंगी जो कि इस दुनिया को तबाह कर देंगी। और अंत में मेरे हिसाब से कैथरीन के पेट में जो बच्चा है वो उसका सेकंड बॉर्न चाइल्ड है, यानी कि उसका पहला बच्चा तो मर गया था। तो यहाँ पर असल में डग ने फुल प्रूफ प्लानिंग करी थी कि अगर कैथरीन उनकी साइड में आ गई तो वो यहाँ पर लॉरेन को उससे मरवा देंगे और खुद के इस श्राप से आजाद हो जाएंगे, क्योंकि ये जितने भी डेविल के फॉलोअर्स जो थे वो यहाँ पर लॉरेन को छू नहीं सकते थे, उनके ऊपर ये श्राप था। और दूसरी बात ये थी कि अगर कैथरीन ने ऐसा नहीं किया तो उसने यहाँ पर उसको ऑलरेडी प्रेग्नेंट कर दिया था, ताकि जो उसका बच्चा है यानी कि जो उसकी पीढ़ी है आने वाली वो यहाँ पर चलती रहेगी। तो यहाँ पर ये कल्ट वाले जो लोग थे वो सेकंड बॉर्न चाइल्ड को यहाँ पर बलि के रूप में दे रहे थे ताकि एक दिन वो एक परफेक्ट चाइल्ड को क्रिएट कर सकें, यानी कि कैथरीन के पेट में जो बच्चा है वही डेविल चाइल्ड है जिसके बारे में प्रोफेसी करी गई थी। अब यहाँ पर लॉरेन की मदर ने कैथरीन से एक बात कही थी
कि यहाँ पर लॉरेन सारी बातें उसी की मानती है। तो वो यहाँ पर गॉड की बात कर रही थी, क्योंकि वो सभी लोग जानते थे कि यहाँ पर लॉरेन जो है वो एक मैसेंजर है, गॉड के द्वारा भेजी गई। और यहाँ पर जो बेन को कंकाल नीचे की तरफ मिले थे वो मेरे हिसाब से यहाँ पर सेकंड बॉर्न चाइल्ड के होंगे, जिनको प्यूबर्टी के टाइम पे मार दिया गया होगा। अब देखो यहाँ पर ये जो प्लेग वाली कहानी है वो अलग अलग धर्मों में अलग अलग तरह से बताई गई है, लेकिन जो उसका कॉन्सेप्ट है यानी कि जिसको कहते हैं कि जो मेन थीम होती है वो एक ही है। अब इस पूरी मूवी को आप ध्यान से नोटिस करो तो यहाँ पर पूरी 10 प्लेग्स दिखाए गए हैं, जैसे कि पानी का यहाँ पर खून में बदल जाना, फ्रॉग्स का मरना, कीड़ों मकोड़ों का आना, यहाँ पर जितने भैंस हैं पशु पक्षी उनका मरना, लोगों के ऊपर यहाँ पर छाले पड़ जाना, फोड़े फुंसियां हो जाना, आसमान से आग के गोले बरसना, टिड्डियों का आना और एक झटके में दिन से रात हो जाना, और आखिरी में डेथ ऑफ द फर्स्ट बॉर्न। ये पूरी तरह से 10 प्लेग्स को दर्शाता है। अब आप यहाँ पर ये सोचोगे कि कैथरीन को फादर कॉस्टिगन ने गलत इन्फॉर्मेशन क्यों दी, तो असल में यहाँ पर उनको खुद ही मिसअंडरस्टैंडिंग हो गई थी। तो वो तो यहाँ पर किताब पढ़कर सारी बातें यहाँ पर कैथरीन को बता रहे थे। और स्टार्टिंग में जो सिंबल आया था वो यहाँ पर ये नहीं दर्शाता कि कैथरीन की जान को खतरा है, बल्कि यहाँ पर ये दर्शाता है कि वही यहाँ पर डेविल को जन्म देगी। तो दोस्तों उम्मीद करता हूँ कि आपको वीडियो पसंद आई होगी। पसंद आई है तो वीडियो को लाइक कर देना, चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिए। तो मैं आप सबको मिलता हूँ अगली वीडियो के साथ में, तब तक के लिए